हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 12 और अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। फ्रेंड्स, मैंने क्लास 12th का लेसन 1 से लेकर लेसन 11 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे, यहाँ पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर के सारांश यानी समरी के रूप में, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी में मुख्यतः अनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीवों, कवक, पौधों एवं जंतुओं का उपयोग करते हुए जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया गया। यहाँ पे कवकों हो जाता, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या करते हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों, कवकों, पौधों, जंतुओं का उपयोग करते हुए जैविक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। किस स्तर पे? तो औद्योगिक स्तर पे। रोग मुक्त पौधों का उत्पादन, रोग प्रतिरोधी पौधों का उत्पादन, लवण एवं सूखा सहन करने वाली किस्मों का उत्पादन भी सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा किया जाता है। जैविक खाद, कृत्रिम बीजों का उत्पादन, जर्म प्लाज्म भंडारण, उपयोगी रसायनों का उत्पादन इत्यादि जैव प्रौद्योगिकी की ही देन है। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक एवं जंतु जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किए गए हैं, उन्हें अनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहते हैं, या फिर वे अनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहलाते हैं, या फिर ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। ठीक है। ट्रांसजेनिक फसलों से जो खाद्य सामग्री प्राप्त की जाती है उसे अनुवांशिकतः संशोधित खाद्य कहते हैं। ठीक है। जो खाने वाली चीजें हैं, अब खाने वाली चीजें क्या होंगी? फसल ही तो होगा। तो जो फसलें अनुवांशिक विधि द्वारा प्राप्त की गई है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकतः संशोधित खाद्य। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों में पीड़क रोधी फसलों का उत्पादन प्रमुख है। यानी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हम लोग मुख्य रूप से किस लिए करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं किस लिए? पीड़क रोधी पौधों का उत्पादन करने के लिए। पीड़क रोधी पौधे क्या होते हैं? कि वैसे पौधे जिनको जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हानि नहीं पहुंचा सके। ठीक है। पीड़क रोधी फसलों के उत्पादन में बैसिलस यूरिथियेंसिस नामक जीवाणु की प्रमुख भूमिका है। तो जो पीड़क रोधी बनाए जाते हैं फसल, उसमें मुख्य भूमिका कौन सा निभाता है? जीवाणु, सूक्ष्म जीव जो है वो क्या है? बैसिलस यूरिनजिएंसिस। तो थ्यूरिंजियंसिस, इसका यूज क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं पीड़क रोधी जो फसलें होती हैं उनको बनाने के लिए। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये भी जान लीजिएगा, याद रखिएगा कि इंसुलिन का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग? तो मधुमेह के उपचार के लिए। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का वीडियो बना दिया है जिसमें इस चैप्टर को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। वहां से जाकर के इस चैप्टर के सभी वीडियोज देख लीजिएगा, तो आपको ये सारा कुछ तो ऐसे ही याद हो जाएगा। इंटरफेरॉन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं? तो क्या होते हैं जी? वे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है मानव वृद्धि हार्मोन का उपयोग मनुष्य में बौनापन दूर करने के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है, जो वृद्धि हार्मोन है उसका यूज किस लिए करेंगे? वृद्धि कराने के लिए है ना। तो मनुष्य में किस लिए करते हैं? बौनापन दूर करने के लिए। यानी जो व्यक्ति नहीं बढ़ता है, जिसमें वृद्धि नहीं होती है, उसके लिए क्या करते हैं? वृद्धि हार्मोन का यूज किया जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा जीन दोषों का सुधार किया जाता है। यानी जो जीन चिकित्सा होता है उसका यूज क्या करेंगे? जीन के कारण जो भी बीमारी उत्पन्न हुई है किसी व्यक्ति में, उसको दूर किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। एलाइजा प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस क्रिया पर? तो पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्था होता है जो अपना लक्षण व्यक्त कर सके, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। ठीक है। इसका परिभाषा भी आपसे पूछा जाता है। किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन
व क्षतिपूर्ण भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग बायोपायरेसी कहलाता है। आपने सुना होगा, आजकल बायोपायरेसी काफी कुछ दिन पहले चर्चा में था। और बायोपायरेसी के तहत कई बार आपने सुना होगा कि जो भारत में बासमती चावल होता है उसका ट्रेडमार्क क्या हुआ था, अमेरिका की कंपनी ने करा लिया था। तो ये भी बायोपायरेसी के अंदर ही आता है, क्योंकि बासमती धान तो होता है भारत में और अमेरिका की कंपनियों ने ऐसा क्लेम किया कि हम लोग जो बासमती धान है उसको खोज कर चुके हैं, उसको बनाने की विधि प्राप्त कर चुके हैं, जबकि ये तो भारत में पहले से ही है। ऐसे ही हल्दी के साथ भी हुआ था। हल्दी का यूज भारत में एंटीसेप्टिक के रूप में, औषधियों के रूप में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, जबकि अमेरिका के कुछ कंपनियों ने इस पे अपना दावा किया था कि हम लोग हल्दी से दवा बनाएंगे, औषधि बनाएंगे, जबकि भारत में पहले ही से बनता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं, क्योंकि हल्दी है भारत का और भारत में इसका उपयोग करता है, उपयोग होता भी है, लेकिन जो कंपनियां हैं वो गलत इरादे से इन पर अपना हक जताती हैं। तो ये बायोपायरेसी के अंदर ही आता है। जीवों से प्राप्त यौगिक जिनका प्रयोग परंपरागत चिकित्सा पद्धति में नहीं किया जाता है बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो जीवों से प्राप्त यौगिक वैसे प्राप्त यौगिक होना चाहिए जिनका उपयोग क्या करें, हम लोग परंपरागत चिकित्सा पद्धति में नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बायोप्रोस्पेक्टिंग। तो चलिए समरी के बाद अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। पहला ऑब्जेक्टिव है बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया है। तो आपको याद होगा, अगर आपने इस चैप्टर का वीडियो देखा है तो किसका बनाया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं, टमाटर, मक्का, कपास, ये सभी। तो किसका बनाया गया है, बीटी जीन का उपयोग करके बीटी कपास बनाया गया था, यानी कपास का पौधा बनाया गया है। दूसरा देखते हैं, बीटी 20 का प्रभाव निम्न में से किस वर्ग पर पड़ता है, यानी जो बीटी 20 बनाया जाता है उसका असर किस वर्ग के जीवों पे पड़ता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला है डायप्टेरॉन, दूसरा है लेपिडाप्टेरॉन, तीसरा है कोलियोप्टेरॉन और तीसरा है इन सभी पर। तो क्या होता है, चौथा है ये, इन सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है, किसका, बीटी 20 का। बीटी जीन वास्तव में क्या है, एक तरह का विष ही होता है। एलाइजा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने में किया जाता है, एलाइजा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने में किया जाता है, ऑप्शन है एड्स, दूसरा है थायराइड डिसऑर्डर और तीसरा है हेपेटाइटिस, जबकि चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो एलाइजा पता है आपको, एक टेक्निक है जिससे बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एड्स में भी इसका यूज करते हैं, थायराइड डिसऑर्डर में भी यूज करते हैं और हेपेटाइटिस में भी करते हैं। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। अभी देखिए इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इनमें से किसके द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा। तो आपको पता होगा कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। तो जब इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है तो अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा ही ना इंसुलिन का निर्माण होगा। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा देखें, जीवा का कोशिका है, फिर पित्ताशय का है, तो ये सब तो गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा। दूसरा है, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन देखते हैं, पीसीआर, एलाइजा, तीसरा है ऑटो रेडियोग्राफी और चौथा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम लोग संकरण की पहचान करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करते हैं। इंटरफेरॉन है, अभी मैंने आपको सारांश में ही बताया था। तो इंटरफेरॉन क्या है, ये तो आपको सारांश में ही बताया था, तो ये एक नंबर में ही दिख रहा है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। 7 नंबर है, टीकों का प्रयोग मनुष्य पर करने से पहले किस पर किया जाता है। अब आपको पता होगा कि जब टीके बनाए जाते हैं तो उसका उपयोग डायरेक्ट मनुष्य पे नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है उसका कुछ साइड इफेक्ट हो। तो वही बताना है कि मनुष्य को देने से पहले उन टीकों का उपयोग किस पे किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, खरगोश है, सुअर है, चूहा है या फिर भालू है। तो याद रखिएगा किस पे करते हैं, चूहा पे। हमेशा जब टीकों का प्रयोग होता है तो सबसे पहले चूहों पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए होता है, तो इंसुलिन का यूज किस लिए करते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको, मधुमेह के लिए। ठीक है, किसके लिए, मधुमेह के लिए। इसके साथ ही बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे, निम्न में से किस परजीवी जंतु की संख्या सबसे अधिक है,
यानी अभी तक जितने भी परजीवी जंतु हैं उनमें से सबसे ज्यादा संख्या किनकी है? ऑप्शन है आपके, पहला चूहा है, दूसरा है सुअर है, तीसरा भेड़ और चौथा है बकरी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है? चूहा का। याद रखिएगा ये भी कि परजीवी जंतु में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ये चूहा का है। इंटरफेरॉन को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है? ठीक है, तो इंटरफेरॉन को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी ये 3 नंबर ऑप्शन सही है। किन देशों द्वारा जैव अनैतिकता की जा रही है? जैव अनैतिकता की जा रही है। तो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि बायोपायरेसी के बारे में, कि बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनमें क्या होता है कि किसी देश का अधिकार होता है, लेकिन जो विकसित देश होते हैं वहां की कंपनियां क्या करती है, उस पर अपना हक जमाने लगती है। जैसे भारत में मैंने हल्दी का एग्जाम्पल दिया था, या फिर बासमती चावल का एग्जाम्पल दिया था। उसमें क्या करते हैं कि जो गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं उनके पास उतना संसाधन नहीं रहता है, इसलिए जो विकसित देश हैं वहां की कंपनियां या फिर वो देश उसका क्या करता है, गलत तरह से इस्तेमाल करता है। उसी को बायोपायरेसी कहते हैं, और बायोपायरेसी को ही हिंदी में देखिए जैव अनैतिकता कहते हैं। ठीक है, तो जैव अनैतिकता किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, वित्तीय संपन्न देश, दूसरा है औद्योगिक संपन्न देश, और तीसरा है प्रौद्योगिक संपन्न देश, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए वित्तीय संपन्न देश यानी धनी देश। अब जो धनिक है उसके पास औद्योगिक संपन्नता भी होगी और प्रौद्योगिकी संपन्नता भी होगी। इस तरह से कह सकते हैं कि ये तीनों, मतलब वित्तीय संपन्न देश भी, औद्योगिक संपन्न देश भी और प्रौद्योगिकी संपन्न देश भी। तो इस तरह से सही ऑप्शन होगा ये सभी, यानी ये सभी तरह के देश क्या करते हैं? जैव अनैतिकता का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको 30-40 और ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ताकि आप इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर से जो आने वाले ऑब्जेक्टिव हैं उनसे आप आश्वस्त हो सकें कि इनमें का ऑब्जेक्टिव आपसे एक भी नहीं छूटेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।